बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का पहलगाम हमले पर 2 दिन पहले बयान दिए पर विवाद हुआ है। उन्होंने कहा था कि कैसे पता कि आतंकी पाकिस्तान से आते। कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री का यह बयान संसद में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के कुछ घंटे पहले आया। चिदंबरम ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा कि वे एनआईए यह बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उन्होंने क्या किया। क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है या पता लगाया है कि वे कहां से आए थे? क्या पता वे देश के ही आतंकवादी हो? आप या क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं। अगली खबर रायपुर से आपको बता रहे, जहां चर्च ट्रस्ट से प्रशासन ने वापस जमीन ली है। राजभवन के आसपास की बेशकीमती जमीन पर था कब्जा। साल 1922 से यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट को जमीन की लीज मिली थी। ये बता दें 2022 में लीज खत्म होने के बाद भी ट्रस्ट ने कब्जा बनाया हुआ था। कब्जा मुक्त करवाने हिंदू स्वाभिमान संगठन ने याचिका लगाई थी और ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। इम्तियाज, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं अभी संबंध जमीनों का किया जाता था और ये भी जमीन जो है राजभवन के आसपास की बेशकीमती जमीन पर जिस पर कब्जा किया गया था और चर्च से अभी जो है वापस ले लिया गया। यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट के कब्जे में ये 5 एकड़ की जमीन जो थी जो शासन ने अब वापस ले ली है। ये इसको अगर बात करें तो ग्रास मेमोरियल राजभवन और आकाशवाणी मंदिर के सामने की ये बेशकीमती जमीन थी, जिसको लगभग साल 1922 में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट को जमीन मिली थी लीज पर। उसके बाद जो है कहीं न कहीं इसे अपना बनाया गया था, जिसके बाद जो है उससे कब्जा मुक्त करवा दिया गया। अगर हम बात करें तो हिंदू स्वाभिमान संगठन ने राजस्व न्यायालय में ये जमीन कब्जा करवाने के लिए याचिका लगाई थी, जिसके बाद जो है ये जमीन को अब मुक्त करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर और कहीं न कहीं राज्य सरकार की ये जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। इस पर चर्च प्रशासन का क्या कहना है? जिस तरह से चर्च वहां पर है, चर्च ट्रस्ट ने प्रशासन ने इसको वापस लिया है, तो उनका क्या कहना है? देखिए, अभी कोई अधिकारी का वो बयान नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार मामला न्यायालय में चल रहा था, जिसके बाद जो है ये कब्जा मुक्त करवाई गई है जमीन को। अब देखने वाली बात ये होगी कि चर्च के प्रबंधन का क्या कहना है, जिसके कब्जे में। बिल्कुल इम्तियाज, और इस तरह से जमीन पर कब्जा को लेकर प्रशासन ने ये वापस ले ली है। तमाम जानकारी के लिए इम्तियाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आपको सीधे लिए चलते हैं। हम इस प्रकार से सार्वगर्भित और मर्यादित चर्चा करें कि हमारी सेना और अन्य रक्षा बलों का गौरव बढ़े। भारत की संसद से दुनिया में आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष का एक मजबूत संदेश संसद से जाए। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के, मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है, उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं, जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वो पीछे नहीं रहे। आज भी वह
तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन को जानकारी है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 25 निर्दोष नागरिकों सहित एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। यह घटना भारत की सहन शक्ति की सीमा की भी मैं मानता हूं परीक्षा की। अध्यक्ष महोदय, इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी परिचय दिया जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पॉन्सिबल पावर से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलू का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे और जिसमें पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई क्षति न होने पाए, इस बात की भी हम लोगों ने चिंता की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें POK के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के केंद्र हैं।
पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विद इन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओतप्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन करे। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। मुझे यह पुष्टि करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मुहि मारा तीन मुहि मारे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यस-400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नवातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा म्यूनिशंस द्वारा जो है टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी, न तो वह प्रोवोकेटिव थी और न तो एक्सपेंशनिस्ट थी। पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया।
पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक थी, ठोस थी और प्रभावी थी। भारतीय वायुसेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखी। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना ने भी, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, प्लीज बैठिए। आप क्यों खड़े? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा हुआ। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे।
अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए, और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल, मातृभूमि की रक्षा करने का जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका दर्शन 140 करोड़ से अधिक भारतवासियों ने देखा। मुझे खुद भी और प्रधानमंत्री जी को सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयरबेस पर, उधमपुर के कमांड सेंटर पर, हर जगह प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे सैनिकों का मनोबल अपनी पूरी बुलंदी पर था। उनकी आंखों में विश्वास है और उनका संकल्प अडिग है। वे न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी अध्यक्ष महोदय रक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश कार्रवाई शुरू हो चुकी है कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है।
यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सौहार्द सहयोगपूर्ण संबंध का सदैव इच्छुक रहा है। इसके लिए भारत की सभी सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास भी किए हैं। वह चाहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हों या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने हमेशा चाहा है कि इस इलाके में शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी ने यह चाहा। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ मेल खाती है, इसलिए ऐसा हुआ। अध्यक्ष महोदय, पूरा विश्व जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति का संदेश लेकर 1999 में लाहौर बस यात्रा की थी। वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वह यात्रा भारत की संस्कृति और शांति की प्रतीक थी। यह हमारे भारत की प्रकृति थी। लाहौर पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीनारे पाकिस्तान पर विजिटर्स रूप में जो लिखा था, जिसका जिक्र लोग आज भी करते हैं, और उन्होंने लिखा था कि मैं चर्चा करता हूं, उन्होंने लिखा था कि मीनारे पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत अस्थायी शांति और मित्रता का आकांक्षी है। मैंने पहले भी कहा है और फिर भी कहता हूं, एक स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सोच थी, यह हमारी शांति की पहल थी। यह पहल हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक चेतना, हमारी नैतिक शक्ति और हमारी सभ्यता के उन मूल्यों से निकली थी जो शांति को शक्ति मानती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे शांति के प्रयास को हमारी नाइविटी, उदारता या सरलता समझ लिया गया। जब हम शांति के लिए कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ की साजिश रच रहा था। हम दोस्ती की राह पर थे तो वो षड्यंत्र की राह पर थे। जब हम मामला खुलकर सामने आया तो हमारे वीर सैनिकों ने इस घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया, और जब भारत की जीत सामने दिखाई दे रही थी तो पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। अध्यक्ष महोदय, तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। यानी अटल जी जो शांति का पैगाम लेकर गए, वही अटल जी शक्ति का भी परिचय देने में तनिक भी नहीं हिचके। यही है भारत। अध्यक्ष महोदय, यह सामर्थ्य का उद्घोष था। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसका जवाब भी उतनी ही दृढ़ता से दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की तो भारत ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, हम वाकई में शांति की राह पर चलना चाहते थे, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति बुद्ध की है, युद्ध की नहीं है। हमारी सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किए हैं, लेकिन बाद में हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक से और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से
हमने शांति स्थापित करने का दूसरा रास्ता अपनाया है। अध्यक्ष महोदय, अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चलते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अब जग जाहिर है। जिस देश ने आतंक को अपनी विदेश नीति का औजार बना लिया वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में सरकार आतंकवादियों के लिए स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम कर रही है और सैन्य अधिकारी भी आतंकवादियों के जनाजे में भाग लेते हैं। यह वही देश है जो सीमा पर सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों, बच्चों और तीर्थ यात्रियों को आतंकवाद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में अध्यक्ष महोदय इस्तेमाल करती हैं और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप भारत का इतिहास जानते हैं। देखिए, हमने कभी भी किसी की 1 इंच जमीन पर आज तक कभी कब्जा नहीं किया है। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति ऐसी ही होनी चाहिए, प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सेना शेर है। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान जैसा देश जो साइज, सामर्थ्य, शक्ति और समृद्धि में हमारे आसपास भी नहीं है, उस मुल्क से कैसा मुकाबला? जो मुल्क अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर आश्रित हो, उसके मुकाबले का मतलब है अपना स्तर कम करना। हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है, इसलिए पाकिस्तान का हमारा विरोध है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। सठे साक्ष्यम समाचरे, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय। 2008 का
मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। इस सीख का अध्यक्ष महोदय, इस सीख का हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश और अपनी रक्षा नीति में सीधा प्रयोग कर रहे हैं। आज भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई देश धोखा दे तो उसकी कलाई भी मरोड़ना जानता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति स्पष्ट है कि हमने एक समय लाहौर बस यात्रा की भाषा में बात की थी, तो पाकिस्तान ने हमारी उस भाषा को नहीं समझा, तो अब हम उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की भाषा में जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत के लिए शांति हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है और हमारी शक्ति उसका आधार है। भारत के लिए शांति प्राथमिकता है और हमारी शक्ति उसका आधार है। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है अध्यक्ष महोदय, और यह सामर्थ्य पिछले 11 साल में कई गुना बढ़ गया है। मैं ये नहीं कहता हूं पहले नहीं था, पहले था, लेकिन अब कई गुना बढ़ गया है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी आई मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक उन्नति के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय परिवर्तन, रिमार्केबल चेंज आया है। आज का भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हम हर दृष्टि से समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, उसके बाद जब प्रश्न पूछा गया हमारे सारे चीफ से, सीडीएस से, डिफेंस सेक्रेटरी से, क्या ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, क्षण भर की देर नहीं लगाई, सबने बोला यस सर। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का ही प्रतीक था, जिसमें हमने दिखा दिया कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की आत्मरक्षा के लिए हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। हमारी मिसाइल फिजिकल सीमाएं लांघेंगी अध्यक्ष महोदय, और हमारे वीर सैनिक दुश्मन की कमर तोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आतंकवाद को उसके हर रूप और स्वरूप में पूरी तरह समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और इस संदर्भ में हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज नॉट रैंडम मैडनेस, देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। यह एक सुनियोजित रणनीति है, यह एक फंडामेंटल रेज है। अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध लेखक वीएस नायपाल ने सही कहा था, पाकिस्तान में होना एक ऐसी अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग रियलिटी है, वेयर वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। यानी यहां युद्ध ही शांति है, गुलामी ही स्वतंत्रता है और जिहालत यानी अज्ञानता ही ताकत है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आतंक को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं, यह एक टूल किट है, एक ऐसा टूल किट जिसे पाकिस्तान की सेना और उसकी एजेंसियां एक नीति के तहत अपनाए हुए हैं। दिस टूल किट इज एन अपोजिशन टू civilized code of conduct that the rest of the world prefers to abide by। यानी यह टूल किट उस सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है जिसे दुनिया का हर जिम्मेदार देश मानता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक
ऐसी एक कट्टरपंथी सोच की उपज है जिसमें सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई सीमा का संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, बल्कि यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है। सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष। पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं, पालते ही नहीं उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो अब फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम इस आतंकवाद के गंदे खेल को जड़ से एक समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान के साथ कंबोजिट डायलॉग के लिए भारत की शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी जमीन का प्रयोग भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाने के लिए नहीं करेगा। एक कंपोजिट डायलॉग के लिए भारत की शर्त थी, जिसे पाकिस्तान ने भी मान लिया था उसमें। लेकिन दुर्भाग्य से 2009 में शर्म शेख में तत्कालीन सरकार ने एक बड़ी भूल की, जब कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को डीलिंक कर दिया गया। यानी बातचीत जारी रखने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए प्रयोग न करने की शर्त को ही डाइल्यूट कर दिया गया। मैं मानता हूं यह भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को कमजोर करने वाला एक कदम था। अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही एक और गंभीर चूक तत्कालीन सरकार ने 2006 में हवाना में भी हुई थी, जब पाकिस्तान को आतंकवाद का विक्टिम माना गया और एक ज्वाइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म बनाने पर सहमत भी हुई थी। 2006 की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने वाली बात है कि जो देश आतंक को पैदा करता है, उसे पालता है, उस देश को ही आतंक से पीड़ित मान लेना कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं है, बल्कि वैचारिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी कई हाई लेवल डेलीगेशंस का गठन भी उन्होंने किया था, जिसमें हमारे लगभग अधिकांश दलों के सम्मानित सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और सचमुच इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात बहुत ही प्रभावी तरीके से रखी और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को उन्होंने मजबूत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यों के प्रति शीश झुकाकर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड तथा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को सही तरीके से अवगत कराया, प्रभावी तरीके से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। I am very happy to tell the House that during Operation Sindoor, all the political parties of the country kept aside all ideologies and differences and showed solidarity with the nation, with the soldiers and with the government. फिर इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है, तो हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची यदि भी होगी तो उसको भी दूर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही।
अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन जो होता है समय पर ही होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के हर मंच पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और हम उस पर कोई समझौता किसी भी सूरत में नहीं करने वाले हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले मुझे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जाने का अवसर मिला था। वहां जो डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा था उसमें आतंकवाद पर भारत का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा था। हमने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड रखा नहीं जाएगा, हम किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे और इसकी वजह से वहां कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या? अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील गए, करिश्मा किया है हमारे प्रधानमंत्री। तो चीन की मौजूदगी में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसमें जम्मू व कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कंडेम भी किया गया। यह प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके दिखाया, यानी भारत की बात अंततः मानी गई। और यह ब्रिक्स सम्मेलन के इतिहास में पहली बार हुआ जब जम्मू एवं कश्मीर में हुए किसी आतंकी घटना को खुलकर कंडेम किया गया। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं, 2008 में मुंबई में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, मगर उस समय की सरकार को जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई कई। और लेकिन उसमें सबसे दुखद और आश्चर्य की बात है, कई वर्ल्ड फोरम, इंटरनेशनल फोरम पर जो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, जो उसकी निंदा की जानी चाहिए, वह भी जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। अध्यक्ष, यदि आप उस घटना के बाद हुए ब्रिक्स सम्मेलन के डॉक्यूमेंट्स उठाकर देख लीजिए, मुंबई आतंकी हमले का कहीं जिक्र भी नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब जाकर कहीं के हालात कुछ बदलने शुरू हुए और साल 2017 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार 2017 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार आतंकवाद से लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों को जोड़ा गया। एक